नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अवतार। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मम्मी, मेरा दोष क्या था जो कुदरत ने मेरे साथ इतना क्रूर मजाक किया? अंजलि अपनी माँ से रो रो कर पूछ रही थी। उसके रुदन से माँ का कलेजा फटा जा रहा था। वे क्या जवाब दें? बेटी का दुख इस कदर हावी हो रहा था कि जैसे उनके खुद के प्राण न निकल जाएं। बूढ़ी हड्डियाँ कितना सहन करेंगी? पिता का भी वही हाल था। भाई बहन सभी की आंखें गीली थीं। सभी उसे धैर्य बंधा रहे थे, मगर वह थी कि रोना बंद करने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंजलि की यह दूसरी शादी थी। पहले से उसे एक लड़की मिली थी। वह 5 साल की रही होगी जब उसके पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए। अंजलि के लिए इस हादसे को सह पाना आसान न था। मात्र 30 साल की होगी अंजलि जब उसे वैधव्य का असहनीय दुख झेलना पड़ा। गोरी चिट्टी तीखे नैन नक्श वाली अंजलि में चित्ताकर्षण के सारे गुण थे। खूबसूरत इतनी थी कि जो उसे एक बार देखे बस देखता ही रह जाए। उसका पहला पति अक्षय एक निजी कंपनी में उच्चाधिकारी था। कार, फ्लैट, आधुनिक सुख सुविधा का सारा सामान घर में मौजूद था। अक्षय उसे बेहद प्यार करता था। वह अपने छोटे से परिवार में खुश थी कि एक दिन उसके एक्सीडेंट की खबर ने अंजलि की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। सहसा उसे विश्वास नहीं हुआ। अक्षय की लाश के पास बैठकर वह बार बार उससे उठने को कहती। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर सबकी आंखें नम थीं। किसी तरह लोगों ने अंजलि को संभाला। वक्त हर जख्म को भर देता है। ऐसा ही हुआ। अंजलि ने एक निजी कंपनी में नौकरी कर ली। वह धीरे धीरे अतीत के हादसों से उबरने लगी। अब सब कुछ सामान्य हो चुका था, मगर उसके माँ बाप को चैन नहीं था। वे उसकी पहाड़ जैसी जिंदगी को लेकर चिंताकुल थे। वे चाहते थे कि अंजलि की दूसरी शादी हो जाए ताकि उसकी जिंदगी में आया सूनापन भर जाए। कब तक अकेली रहेगी? क्या अकेले जिंदगी काटना एक स्त्री के लिए आसान होगा? माना कि वह अपने पैरों पर खड़ी है, फिर भी जब काम से घर आती तो अपने आप में खोई रहती। ना किसी से ज़्यादा बोलना, ना किसी से जिरह करना। यकीनन अकेलापन उसे अंदर ही अंदर बेचैन किए हुए था। भले ही जाहिर न करे, पर क्या माँ बाप की अनुभवी नज़रों से छिप सकता है? वे बेटी की दुर्दशा देखकर गहरी वेदना से भर जाते। ये सब देखकर एक दिन पिता ने अंजलि से कहा, हम तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहते हैं। यह अप्रत्याशित था अंजलि के लिए, फिर भी इसका जवाब देना था। अतः वह बोली, मेरी बेटी का क्या होगा? मैं उसे आप लोगों पर छोड़कर ब्याह रचाऊं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। अगर लड़का तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो जाए तब क्या स्वीकार करोगी? ऐसे कैसे हो सकता है जो किसी और से पैदा बेटी को अपनी बेटी माने? सब एक जैसे नहीं होते। एक ऐसा ही रिश्ता आया है। लड़के को कोई ऐतराज नहीं है। वह सरकारी नौकरी में है। पहली पत्नी से 2 संतानें हैं। एक 15 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी है। पिता बोले, उनके पालने की जिम्मेदारी मेरी होगी। पालना क्या है? दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। सिर्फ साथ की बात है जिसकी तुम दोनों की जरूरत है। पिता के कथन पर अंजलि ने सोचने के लिए समय मांगा। उसने हर तरीके से सोचा, फिर इस फैसले पर पहुंची कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। इससे जहां उसके माँ बाप की चिंता कम होगी, वहीं उसे भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। माँ बाप कब तक जिंदा रहेंगे? भैया भाभी का क्या भरोसा?
कल वे बदल गए तो क्या बेटी को लेकर जीना आसान होगा। अंजलि की रजामंदी के बाद एक दिन उसके ऑफिस में उसका भावी पति सुभाष उसे देखने आया। सांवला रंग, सामान्य कदकाठी, सिर पर नाममात्र बाल, नैन नक्श ऐसे मानो 19वीं सदी के हों। अंजलि को वह जमा नहीं। उसका पहला पति बेहद स्मार्ट था, MBA किया। वहीं सुभाष देखने से ही सरकारी विभाग का बाबू लग रहा था। न ढंग से कपड़े पहने थे, न ही बातचीत में स्मार्टनेस की झलक थी। उसका मन उदास हो गया। विधवा न होती तो आज भी उसके लिए कुंवारों की कमी न थी। आपका नाम अंजलि है? सुभाष ने पूछा। जी। अंजलि मुस्कुराई। मेरा नाम सुभाष है। अगर आपको ऐतराज़ न हो तो आज शाम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। कुछ देर के लिए अंजलि हिचकिचाई, फिर खुद को संयत कर उससे क्षमा मांगकर एकांत में आई। अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ ने उसके साथ जाने की इजाज़त दे दी। ना चाहते हुए भी वह सुभाष के साथ रेस्टोरेंट में गई। कॉफ़ी के शिप के बीच सुभाष बोला, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? अंजलि के सामने दूसरा कोई चारा न था। उसे लगा रंग रूप अपनी जगह है, मगर जिंदगी जीने के लिए एक पारिवारिक व्यक्ति होना बेहद ज़रूरी है। साथ में उसका आर्थिक भविष्य भी सुनिश्चित हो। यही सब सोचकर उसने उसके रंग रूप को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। क्या उसे आप पिता का नाम देंगे? अंजलि के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। क्यों नहीं? जब आप मेरे बेटे बेटी को माँ का प्यार देंगी तो मैं भला क्यों पिता के फर्ज से विमुख होऊंगा। आपकी बेटी मेरी बेटी होगी, भरोसा रखिए। मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहूँगी कि आप अपने और मेरे में कोई भेद नहीं करेंगे। ऐसा ही होगा। सुभाष मुस्कुराया। अंजलि को सुभाष के कथन में सत्यता नजर आई, सो शादी के लिए हाँ कर दी। शादी संपन्न हो गई। अंजलि ने नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे उसने खुद को नए माहौल के अनुरूप ढाल लिया। सुभाष के लिए वह किसी हूर से कम नहीं थी। करीबियों को छोड़िए, उसके दूर दूर के रिश्ते में अंजलि जैसी कोई खूबसूरत महिला नहीं थी। इसी के बल पर वह सुभाष के दिल पर राज करने लगी। सुभाष की हालत यह थी कि जब उसे अंजलि धकेलती तब कहीं ऑफिस जाता, वरना उसी के मुंह पाश में बंद कर समय काटना उसे अच्छा लगता। ऑफिस जाता तो भी अंजलि को 10 बार फ़ोन लगाकर अपना हाले दिल बयां करता रहता। 2 साल गुजर गए। इस बीच वह एक लड़के की माँ भी बन गई। बच्चा दोनों की सहमति से पैदा हुआ। अंजलि के लिए यह अच्छी खबर थी। एक लड़की तो थी ही, अब वह एक लड़के की भी माँ बन गई। बच्चे की माँ बनते ही अंजलि का पूरा ध्यान उसी पर लग गया। लड़का पूरी तरह अपनी माँ पर गया था, एकदम गोरा था। कहीं से नहीं लगता था कि वह सुभाष का बेटा है। ऐसा बेटा पाकर सुभाष निहाल था। यों बेटे का नाम शौर्य रखा। एक दिन सुभाष की बड़ी बहन सविता हालचाल लेने के लिए आई। जब तक सुभाष की दूसरी शादी नहीं हो गई थी तब तक घर की देखभाल वही करती थी। जब शादी हो गई तो आना जाना कम कर दिया। उसका अपना भी परिवार था। सुभाष का हाल लेने के बाद वह सुभाष की पहली पत्नी से पैदा बेटे रोहित और बेटी रिया के कमरे में आई। सुभाष अंजलि के साथ नीचे रहता तो उसकी दोनों संतानें दूसरी मंजिल पर। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? कमरे में घुसते ही सुभाष की बहन ने पूछा। दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर बुआ की तरफ मुखातिब हो गए। ठीक चल रही है, रोहित बोला। क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ इतनी दबी क्यों है? सब ठीक तो है? सविता ने भांप लिया। उसने फिर पूछा, नई माँ कैसी हैं?
रोहित समझदार था, इसलिए कुछ नहीं बोला। वहीं रिया बोल पड़ी, पापा ऊपर बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर नीचे नई माँ और बच्चों के साथ रहते हैं। पहले रोज हमारे लिए बाजार से कुछ न कुछ लाते थे, अब सिवा डांटने के उन्हें कुछ नहीं सूझता। सुनकर सविता को दुख हुआ, उसे अपने ही बच्चे पराये लगने लगे। ऐसा होना स्वाभाविक था, मगर इस कदर अपने बच्चों से बेखबर हो जाएगा, इसकी कल्पना उसने नहीं की थी। सविता को सुभाष का दोबारा बाप बनना नागवार गुजरा। जब पहले से ही 2 संतानें थीं, अंजलि की जोड़े तो 3, उस पर एक और बेटा लाना कहाँ की समझदारी थी। सविता को सुभाष मूर्ख लगा, जो अपनी बीवी के रंग रूप में ऐसा डूबा कि सही गलत का फैसला भी नहीं कर पाया। सविता पहले से ही उसके इस फैसले से खिन्न थी। एक बार सोचा सुभाष से इस संदर्भ में बात करे, उसे दुनियादारी सिखाए, पर फिर अगले ही पल सोचा यह उन लोगों का आपसी मामला है, बिना वजह बुरी बनेगी। विचार प्रक्रिया बदली तो सोचा उनका आपसी मामला बताकर क्या वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही? क्या उसका इस परिवार पर कोई हक नहीं? सगी बहन है, कोई सौतेली माँ नहीं। जब कोई नहीं था तब तो उसी ने अपने परिवार का हर्ज करके सुभाष का घर संभाला। अब उनका आपसी मामला बताकर किनारा कर ले, उसका मन नहीं माना। उसे रोहित और रिया की फिक्र थी, इसलिए सुभाष को रास्ते पर लाना जरूरी लगा। सुभाष, आजकल तुम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, वे बेचारे खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। अपने बच्चे? यह क्या कह रही हो दीदी? क्या अंजलि के बच्चे मेरे अपने बच्चे नहीं हैं? मैंने यह कब कहा? मगर तुम्हें उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे बिन माँ के हैं। सुभाष को सविता की बात बुरी लगी। सविता आगे बोली, सुना है तुमने रिया का नाम पहले वाले स्कूल से कटवाकर उसे एक छोटे से स्कूल में डलवा दिया है। दूसरे कमरे में अपने नवजात शिशु को दूध पिलाते हुए अंजलि सारी बातें सुन रही थी। एक बार सोचा इसका प्रतिकार करे, मगर भाई बहन का आपसी मामला समझकर चुप रही। स्कूल इसलिए छुड़वा दिया क्योंकि उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। रोहित का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, ऐसे में बिना वजह महंगे स्कूल में डालने का क्या औचित्य है, इसीलिए सस्ते स्कूल में डलवा दिया। सविता के स्वर में व्यंग का पुट था। तुम उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते तो वह कमज़ोर नहीं होती। तुम्हारा सारा ध्यान अंजलि के इर्द गिर्द रहता है। सविता का कथन सुभाष को शूल की तरह चुभ गया, अतः गुस्से में बोला, दीदी बेहतर होगा तुम इस पचड़े में ना पड़ो। अंजलि मेरी पत्नी है, मैं उसका ध्यान नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? बीवी का ख्याल है, अपने खून का नहीं। सविता तलक स्वर में बोली, अब मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी। रोहित और रिया को नहीं पाल सकते तो मेरे यहाँ छोड़ देना, मैं देख लूँगी। कहकर सविता चली गई। सुभाष खून का घूंट पीकर रह गया। उसका मन किया कि सविता को खूब खरी खोटी सुनाए, मगर हिम्मत नहीं हुई। उस दिन पति पत्नी दोनों में इस बात को लेकर खूब कहासुनी हुई। अंजलि कहने लगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे बच्चे इस हद तक जा सकते हैं। क्या ज़रूरत थी सविता दीदी के कान भरने की? क्या नहीं उन्हें यहाँ मिल रहा है? लगाई बुझाई करना कोई इनसे सीखे। और फिर वह मुंह फुलाकर बैठ गई। सुभाष को काफ़ी देर तक उसे मनाना पड़ा, तब जाकर मानी। उधर सविता का मन सुभाष के रवैये से खिन्न था। अंजलि का रंग रूप इस कदर हावी हो गया कि अपना खून ही बेगाना लगने लगा। अंजलि की बेटी को अच्छे से अच्छे कपड़े लाना, बड़े स्कूल में दाखिला दिलाना, बाजार मॉल घुमाना, उसकी उल्टी सीधी हर मांग पूरी करना, प्यार दुलार मनोहार सब अंजलि की ही परिवार तक सिमट गया। सुभाष के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से उसकी सभी बहनें उससे कटने लगीं, मगर सुभाष को कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसके लिए अंजलि ही सब कुछ थी। अंजलि ने इसका भरपूर फायदा उठाया। सुभाष के मकान पर अंजलि का नाम चढ़ गया। ऑफिस में पत्नी की जगह अंजलि का नाम हो गया। ये सब अंजलि ने खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए किया। रोहित से कुछ भी छिपा न था। राखी के दिन जब वह सविता के घर आया तो सारी बातों का खुलासा कर दिया। सारी बात जानने के बाद वह बोली, अंजलि ने अच्छा नहीं किया। आते ही तुम्हारी माँ के सारे गहने ले लिए। अब धीरे धीरे हर चीज पर कब्जा करती जा रही है। माँ का जिक्र आते ही रोहित की आंखें भर आईं। भरे कंठ से बोला, माँ होती तो ये सब न होता। सब समय का खेल है। कल सुभाष के लिए तुम्हारी माँ ही सब कुछ थी। बदलाव आता है मगर सुभाष इतना बदल जाएगा मुझे सपने में भी भान नहीं था। खैर छोड़ो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जल्दी से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बुआ जी, मुझे रिया की फिक्र होती है। सोचता हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं कमाने लायक हो जाऊँ ताकि उसकी अच्छी शादी कर सकूँ। रोहित की बातों से लगा सचमुच वह समझदार हो गया है। सविता का मन भर आया। रोहित ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और उसमें सफल हो गया। उसके नौकरी पा जाने पर अंजलि ज़्यादा खुश नहीं थी। उसकी नज़र में रोहित औसत बुद्धि का लड़का था, वही सुभाष खुश था। अंजलि को लगा सुभाष का झुकाव कहीं रोहित की तरफ न हो जाए, इसीलिए तंज कसने से बाज नहीं आती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन मनहूस खबर आई कि सुभाष को फूड पॉइजनिंग हो गया है। वह शहर से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में शादी अटेंड करने अकेला गया था। वहीं पर उसे फूड पॉइजनिंग हो गया। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वह रास्ते में ही चल बसा। रोहित फैजाबाद में पोस्टेड था। भागा भागा आया। पिता की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगा। आज पहली बार उसे लगा कि वह सचमुच अनाथ हो गया। पिता के सारे क्रियाक्रम करने के बाद वह वापस जाने लगा तो अंजलि के पास आया। बोला, मम्मी आप यह मत समझिएगा कि आप अकेली हो गईं। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मोना की शादी मेरे हिस्से की जिम्मेदारी है। जैसे रिया वैसी मोना। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अचानक अंजलि फफक फफक कर रो पड़ी। वहाँ बैठे सबके सब अचंभित। रोहित पास बैठी सविता से बोला, बुआ माँ को देखिए क्या हो गया। एक बारगी सविता को लगा क्यों वह उससे सहानुभूति जताने जाए। जैसा किया वैसा भुगते। बुआ की दुविधा रोहित ने भांप ली। उसे अच्छा नहीं लगा। जो भी हो वह उसकी माँ है। क्या उन्हें मझधार में छोड़कर यूँ चले जाना उचित होगा? उन्हें दोबारा वैधव्य की पीड़ा झेलनी पड़े, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? कुदरत का एक स्त्री के लिए मुझे क्षमा कर दे। मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि जिसके साथ भेदभाव कर रही हूँ वह मेरे बेटे से भी बढ़कर होगा। अंजलि का इतना भर कहना था कि सबके मन के भाव एकाएक बदल गए। सविता को अब भी अंजलि के व्यवहार में आई परिवर्तन पर भरोसा नहीं था। उसे यही लग रहा था कि उसने वक्त की नजाकत समझकर अपना पैंतरा बदल लिया है। फिर एकांत में ले जाकर रोहित को समझाने का प्रयास किया। नहीं बुआ जी, उनका अब मेरे सिवा कोई नहीं है। उन्होंने चाहे जैसा भी व्यवहार मेरे साथ किया हो, मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होऊंगा। सविता को रोहित का कद उससे भी बड़ा नजर आने लगा। वह इंसान नहीं, साक्षात अवतार लगा उसे। वह भाव विभोर हो उठी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।